नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तालिबान का पंजशीर पर कब्जा, कहा अल्लाह की मदद से घाटी पर हासिल हुई जीत। रेजिस्टेंस फोर्स ने फतेह के दावे को नकारा। तालिबान का पहला मास्टर स्ट्रोक, सरकार गठन समारोह में अमेरिका के 6 दुश्मनों को भेजा न्योता। बंगाल हिंसा मामले में सीबीआई ने एनएचआरसी को पत्र लिखकर मांगा रिकॉर्ड। पड़ताल के लिए हावड़ा पहुंची टीम, 6 लोग हिरासत में। देश छोड़कर भाग सकते हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। और दिल्ली में ईडी के ऑफिस पहुंचे तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा आरोप साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। रुक करते हैं पहली खबर का। तालिबान ने अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर कब्जे का दावा किया है। हालांकि रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को खारिज किया है। उसने कहा है कि हर रणनीतिक जगह पर हमारी मौजूदगी है। जब तक न्याय और आजादी नहीं मिल जाते तब तक जंग जारी रहेगी। वहीं तालिबान का कहना है अल्लाह की मदद से और हमारे राष्ट्र के व्यापक समर्थन के साथ देश की पूर्ण सुरक्षा के लिए हमारे अंतिम प्रयासों का परिणाम हुआ और पंजशीर पूरी तरह से जीत लिया गया। अब पंजशीर घाटी इस्लामी अमीरात के नियंत्रण में आ गया है। तालिबान ने कुछ तस्वीरों को भी जारी किया, जिसमें लड़ाकों को पंजशीर गवर्नर ऑफिस के बाहर हथियारों के साथ खड़ा हुए देखे जा सकता है। तालिबान द्वारा कब्जे की बात ऐसे समय पर कही गई है जब रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा है कि वो चरमपंथी संगठन के साथ संघर्ष विराम करना चाहता है। फोर्स के नेताओं ने बयान जारी करके ये बात कही। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सप्ताहांत में दोनों पक्षों को पंजशीर घाटी में भारी नुकसान हुआ है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान ने पंजशीर प्रांत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये वो आखिरी इलाका था जिस पर रेजिस्टेंस फोर्स का नियंत्रण था। डॉक्टर साहब, ये तो वाकई डराने वाली खबर है। देखिए, डराने वाली खबर तो है, लेकिन इस खबर की सच्चाई ये है कि कल रात और काफ़ी समय तक पाकिस्तान के एयरफोर्स ने पंजशीर के ऊपर हमला किया। दिक्कत ये हो रही थी कि तालिबान के जो आतंकी हैं वो पंजशीर के इलाके के अंदर वो घुस नहीं पा रहे थे। ये एक वैली है, 3-4 जगहों से इसके अंदर रास्ते आते हैं, लेकिन वो वैली इतनी सकड़ी है कि अगर ये जो रेजिस्टेंस फोर्स जो ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, अगर वो ठान लें कि वो कोई अंदर नहीं घुस सकता तो किसी को अंदर आने नहीं दे सकते। और इसी चक्कर में तालिबान को काफ़ी नुकसान पिछले 2 सप्ताह से उठाना पड़ रहा था। लेकिन कल रात स्थिति बदल गई। वो स्थिति इसलिए बदल गई क्योंकि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने बाकायदा इसमें इंटरवीन किया और ड्रोन के जरिए, एयरफोर्स के जरिए वहाँ पे हवाई हमले किए गए। और इसलिए जो पंजशीर के शेरों, जो रेजिस्टेंस फोर्स है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। कई जगह पे वो विड्रॉ किए हैं। पूरी तरीके से पंजशीर तालिबान के कब्जे में है, ये बात गलत है, क्योंकि मसूद की तरफ से भी तस्वीरें डाली गई है कि वो पंजशीर के इलाके में ही है और उनके साथ 200-300 लड़ाके रेजिस्टेंस फोर्स के, जो उसको कह सकते हैं कि जो अफगान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स को एक झटका ज़रूर लगा है, तालिबान को बहुत बढ़त ज़रूर मिली है, लेकिन पूरी तरीके से पंजशीर के ऊपर कब्जा हो गया हो ऐसी बात नहीं है। और इसका रिपरकशन ये हुआ है कि पाकिस्तानियों को ईरान के तरफ से बाकायदा चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान जिस हिसाब से अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के वो बमबारी कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसलिए ये जो पाकिस्तान की जो डायरेक्ट मदद जो तालिबान को मिल रही है, इससे 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कंट्रीज़ में से आप सबसे अव्वल हैं। जो एफएटीएफ अब तक वो एक्शन नहीं ले पा रहा था, अब एफएटीएफ के पास वो तमाम सबूत हैं, उनकी कारगुजारी का पूरा ब्यौरा है कि जिसमें पाकिस्तान, तालिबान जैसे आतंकी संगठन
और सिर्फ तालिबान ही नहीं, हक्कानी ब्रदर्स से लेकर के सारे लोगों के बीच जो है वो मदद कर रहा है, वो पूरी तरह से आज एक्सपोज हो गया है। जी, तो पाकिस्तान खुद तो अपने देश की आवाम का रक्षक बन नहीं सका, लेकिन जाहिर तौर पर अफगानिस्तान का भक्षक जरूर साबित हुआ है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तमाम अटकलों के बीच तालिबान ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और तालिबान ने कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है और जल्द ही तालिबान की सरकार का ऐलान कर दिया जाएगा। तालिबान ने सरकार बनाने के लिए अपने यार देशों को न्योता भेजना शुरू कर दिया है और उन्होंने तालिबान की सरकार के समारोह में शामिल होने का आग्रह भेजा है। रिपोर्ट है कि तालिबान सरकार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा और संदेश देने की कोशिश करेगा कि उसकी सरकार पहले जैसी नहीं होने वाली। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने जिन 6 देशों को अपनी सरकार के निर्माण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है, वो सभी के सभी अमेरिका के दुश्मन हैं। तालिबान ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की, कतर और रूस को निमंत्रण भेजा है। जाहिर है, तालिबान की लिस्ट देखने से साफ जाहिर होता है कि इन्हीं देशों ने तालिबान का पूरा साथ दिया है और इन्हीं देशों की बदौलत तालिबान आज अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब हो पाया है। डॉक्टर साहब, तालिबान का इन देशों को न्योता भेजने के क्या कूटनीतिक मायने हैं? ये न्योता तो बाद में, सरकार बन तो जाए। सरकार बनने में ही दिक्कत हो रही है। कल काबुल के एक जर्नलिस्ट ने हमें बताया कि वहां हक्कानी गैंग जो है और तालिबान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन लोगों के बीच बाकायदा झड़प हुई है और उसमें ये जो मुल्ला बरादर, जिनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में नाम आ रहा है, वो उस झड़प में घायल हो गए हैं। और ये खबर बाकायदा, हालांकि टीवी चैनलों पे हर जगह ये खबरें जो वो सुर्खियों में नहीं है, लेकिन एक बात जो लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं पिछले 1 सप्ताह से, कि तालिबान वो कोई मोनोलिथ नहीं है। तालिबान 1995 वाला तालिबान नहीं है। अभी जिन आतंकियों ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, इट्स ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स का उसमें बाकायदा ये चाह रहे हैं कि भाई 20 साल हमने भी लड़ाई लड़ी है, हमने भी सेक्रीफाइस दिया है, अमेरिका से हम भी लड़े हैं और इसलिए हमारी भी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या हो रही है? तालिबान ये कह रहा है कि अखुंजादा को सुप्रीम लीडर घोषित किया जाए, वही बताएगा कि भाई इस्लाम के नज़रिए से कानून कैसा होना चाहिए, फतवा कैसा निकलना चाहिए, यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, ये अखुंजादा तय करेंगे। यही हमारे जो कह सकते कि रहनुमा हैं, यही गाइडिंग लाइट हैं, जो इस्लाम को सबसे ज़्यादा समझते हैं। हक्कानी वाले कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें नहीं चाहिए मुझे। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला बन रहा था कि भाई चलिए सरकार तो चलेगी इस्लामी कानून के हिसाब से, लेकिन इस्लाम में भी अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा इस्लाम सही है, कौन सा इस्लाम गलत है, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो उसको सही करने के लिए तो अब बात चल रही कि कोई एक 5-6 लोगों की उस तरह की कमेटी बनाई जाए। तो इसी चीज़ों को, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक तो दिक्कत हो रही है, और चूँकि हक्कानी नेटवर्क ये तो पाकिस्तान की पैदाइश है, तो किस तरह से हक्कानी नेटवर्क को भी इस सत्ता में जगह दी जाए, इसी के लिए तो आईएसआई चीफ काबुल पहुंचे हुए थे। कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला अभी तक निकला नहीं है, लेकिन न्योता हर जगह बांटा जा रहा है। लेकिन ये न्योता भी ऐसा है कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे अमेरिका के जानी दुश्मन कंट्रीज़ हैं और प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हैं। बड़ा खेल होगा इसमें, बड़ा खेल होने वाला है। और हिंदुस्तान जो अब तक बहुत ही पेशेंटली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हैं। जिस दिन ये सारे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान वापस लौट आएंगे, अमेरिकन्स वापस अमेरिका चले जाएंगे, ये जो तमाम ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़, नाटो कंट्रीज़ के जो लोग सिटीजन वहाँ फंसे हुए हैं, वो बाहर निकलेंगे। यकीन मानिए अफ़गानिस्तान को लेकर के एक कोई बहुत बड़ा खेल होगा। जी, तो तालिबान ने न्योता तो भेज दिया है, अच्छी बात है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी यहाँ पर कि ये जो 6 देश हैं, ये तालिबान की सफलता देखेंगे या फिर तालिबान की बर्बादी। रुक करते हैं तीसरी खबर का। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के मद्देनजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद
हिंसा के मामले की जांच कर सीबीआई ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी को पत्र लिखकर चुनाव के बाद हिंसा के मामलों का रिकॉर्ड मांगा है। इसके साथ ही सीबीआई टीम राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचकर हिंसा के मामलों की पड़ताल कर रही है। सीबीआई टीम आज हावड़ा पहुंची और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई टीम ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि चुनाव बाद हिंसा के मामले में सीबीआई ने अभी तक 3 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं और 3 मामलों में आरोप पत्र भी दायर किए हैं। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके रिकॉर्ड बंगाल पुलिस से नहीं मिल रहे हैं। कई पीड़ितों ने सीधे तौर पर मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट किया था। उन मामलों को लेकर सीबीआई ने रिपोर्ट तलब की है। सीबीआई का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण कई मामलों की प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। उन मामलों की जिलावार सूची मांगी गई है। डॉक्टर साहब, अब तो ममता बनर्जी फंस जाएंगी। पूरी सरकार में तो शुरू से कह रहा हूं कि ये तो एक तालिबानी सरकार है। ममता बनर्जी ने दानवीय राजनीति का एक दानवीय चेहरा जो है बंगाल की जनता के सामने पेश किया कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारे घर की औरतों की इज्जत जो है तार तार कर देंगे। यही इनकी पॉलिसी है। अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई कौन सी 3 बातों को जो आपने आखिरी के 3 सेंटेंसेस कहे हैं उससे तो ये दिन के उजाले की तरह साफ हो गया कि वहां पे ममता बनर्जी नहीं, वहां पे तालिबान का शासन चल रहा है। लोगों के खिलाफ जो एक्शंस हुए टीएमसी के गुंडों के द्वारा, उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं है। किस थाने में कितनी क्या घटनाएं हुई, किसकी मौत हुई, किसका रेप हुआ, किसके घर को जलाया गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं है। ये सीबीआई कह रही है। दूसरी बात कि जो पीड़ित लोग थे वो पुलिस से बेहतर, जहां से उनको न्याय में जो पहला क्या है कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत आती है आप पुलिस के पास जाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। लेकिन वहां पे सरकार के प्रति इतना अविश्वास हो गया। सीबीआई कह रही है कि ये लोग तो सीधे ह्यूमन राइट कमीशन के पास चले जाते थे कि उनको मालूम है कि अगर हम पुलिस में गए तो पुलिस वाले पिटाई करेंगे, पुलिस वाले उल्टा केस ठोकेंगे। और सीबीआई ने इस चीज को कंफर्म करते हुए अगला जो बयान आया, सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने कहा कि बहुत सारे केसेस को पुलिस ने दर्ज ही नहीं किया। और ये कहानी और ये बातें ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब भी कह चुके हैं कि हमारा विश्वास उठ गया है। पीड़ितों के एफआईआर को दर्ज नहीं करना वो तो है ही, जो दर्ज कराने आ रहा है टीएमसी के गुंडों के खिलाफ मामला, वो पुलिस उसके पीछे ही लग जाती थी। तो ममता बनर्जी तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इट इज हाई टाइम। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो केंद्र सरकार है, इन लोगों ने अपने मुंह में दही जमा रखी है, जो बिल्कुल ही एक्शन लेना ही नहीं चाहते। तो तमाम जो हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कई लोगों की जाने गई, कई लोगों के घरों को जला जो दिया गया, इन सब में जो इस वक्त चुप रहा, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, उस सरकार को नहीं गिराया, आर्टिकल 356 नहीं लगाया, उनके ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी जाती है। जी, तो एक तालिबान ने भारत में सरकार बना ली है और दूसरा तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद है, जो वहां पर सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। जहां दुनिया भर के लोग अफगानिस्तान जाने से डरते हैं, जो भारत में रहते हैं वो बंगाल जाने से। रुक करते हैं चौथी खबर का। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लुक आउट नोटिस जारी किया है। 100 करोड़ की वसूली मामले में अनिल देशमुख की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी ने अनिल देशमुख को कई बार समन भेजा, लेकिन अनिल देशमुख एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख की तलाश कर रहे हैं। इससे पहले सीबीआई ने आंतरिक जांच रिपोर्ट लीक होने के मामले में अपने अफसर के बाद देशमुख के वकील को गिरफ्तार किया था। अनिल देशमुख की लीगल टीम में शामिल वकील आनंद डागा से सीबीआई ने बुधवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख वसूली कांड में शामिल हैं। उनका आरोप था कि देशमुख मुंबई पुलिस के बर्खास्त
पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करने के लिए कहा था। इस साल 24 अप्रैल को भ्रष्टाचार के आरोपों में देशमुख और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। देशमुख ने प्रारंभिक जांच के बाद अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आरोपों से इनकार कर दिया था। डॉक्टर साहब, क्या अनिल देशमुख देश छोड़कर भाग सकते हैं? देखिए, अभी तक तो ये बिल्कुल ये कयास वाली स्थिति है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इसमें ये जो अघाड़ी सरकार जो है वो पूरी तरीके से फंस गई है। इसके कई, इसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है, और लीगली अनिल देशमुख को तो भुगतना ही पड़ेगा। भाई, सारे लोग जो वसूली के पूरे धंधे में लगे हुए थे, जो लग्जरी कार्स के अंदर वो नोटों की गड्डियों को भर के मुंबई में घूम रहे थे, 5 स्टार होटल से नोटों का आदान प्रदान हो रहा था, सचिन वाजे अपनी कार में करेंसी नोट्स काउंट करने वाली मशीन चाहिए, इतना पैसा, भाई जहां जाना भाई गड्डी लगाना है, उसको काउंट करना है। तो ये तो ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है। दूसरा प्रूवन फैक्ट ये भी है कि वो तमाम लोग जो, चाहे वो डांस बार वाले हों, चाहे वो होटल वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, वो भी सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि हमने दिया पैसा, सचिन वाजे को दिया, फला फला तारीख को दिया, सीसीटीवी फुटेज है उसका, कई सारे सबूत हैं। तो देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों कह रहा है कि इस जुर्म में हम शामिल हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? तो ये अनिल देशमुख के लिए कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत क्या हुई कि ये जांच शुरू हुई, अगर उस समय ही इन्होंने कोऑपरेट कर दिया होता तो ये मसला उतना दूर तक जाता नहीं। सीबीआई ने छापा मारा, मालूम चल गया कि इनके जो बहुत सारे शेल कंपनियां हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने शेल कंपनियां बना रखे हैं। ये शेल कंपनियां इसलिए थी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, पैसा घुमा रहे हैं इधर से उधर फाइल पे, और ये सारी चीजें पकड़ी गई हैं। तो अब चूंकि जिससे पूछताछ हुई, सीबीआई ने, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनको मालूम है कि वो गए और वो गिरफ्तार हुए, तो पहले तो उन्होंने कोर्ट से कानून के हिसाब से जितनी भी जो सहूलियत मिल सकती है उसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन अब जब इनको समन पे समन भेजे जा रहे हैं और वो अचानक से गायब हो गए हैं, नदारद हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो इसमें तो गिरफ्तारी बनती है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इस केस के पहले तक यही गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, और ये गृह मंत्री ऐसे वैसे गृह मंत्री नहीं है, सीधे सीधे शरद पवार, उनका वरदहस्त इनके ऊपर, उनका आशीर्वाद था इनके ऊपर। तो अब ये जाएंगे जेल, तो शरद पवार से पूछा जाएगा सवाल। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार ने किया है कि ये तो बड़ा मेरा भोला भाला लड़का है, बहुत इनोसेंट है, ये तो गलत काम कभी कर ही नहीं सकता। तो शरद पवार के ऊपर भी सवाल उठेंगे। शरद पवार के ऊपर तो सवाल उठेगा ही, साथ साथ उद्धव ठाकरे के ऊपर भी सवाल उठेगा। सरकार आपकी है, आपका गृह मंत्री ये काम कर रहा है, आपको कंप्लेन दिया गया था, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने सिर्फ परमवीर सिंह के बारे में कहा। कंप्लेन तो ओरिजिनल परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी उससे कई महीने पहले वो जो स्टेट सीआईडी की जो चीफ थी रश्मि, उन्होंने बाकायदा लिख करके वो तो आधिकारिक रिपोर्ट दी थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में गृह मंत्रालय में वो एक अड्डा बना हुआ है, वहाँ पैसे दो और मनचाहे ट्रांसफर पोस्टिंग पाओ, ये इस तरह का धंधा चल रहा था। तो इनकी बचने की तो उम्मीद बिल्कुल ही कम लग रही है। लेकिन अगर ये जाते हैं, अघाड़ी सरकार कैसे बचेगी, ये एक बहुत बड़ा पेंच है जो इनके गिरफ्तारी के बाद सामने आएगा। जी, तो अनिल देशमुख कबूतर की तरह आंख बंद करे बैठे हुए हैं, ये जानते हुए कि उनके ठीक सामने ईडी जो है वो हाथ में तलवार लिए खड़ी है। लेकिन सवाल तो वही है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब बात आखिरी खबर की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी कथित कोयला घोटाला से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मध्य दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित
केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय सुबह 11 बजे से थोड़ा पहले पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं जांच का सामना करने को तैयार हूं और मैं एजेंसी के साथ सहयोग करूंगा। अधिकारियों ने बताया कि मामले के जांच अधिकारी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत बनर्जी का बयान दर्ज किया। ईडी ने सीबीआई की नवंबर 2020 की एक प्राथमिकी पर गौर करने के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया था। सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए नई दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बनर्जी ने कहा था कि एजेंसी अगर किसी भी अवैध लेन देन में उनकी संलिप्तता को साबित कर दे तो वो खुद को फांसी पर लटका लेंगे। डॉक्टर साहब, अभिषेक बनर्जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया, वो भी बिना सोचे समझे। बहुत सोच समझ के दिया बयान। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लेन देन सीबीआई साबित कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। ही इज सो श्योर कि सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिलने वाला। ये दो केस हो सकता है, अगर तो आप पूरी तरह से ईमानदार हो, आपके बैंक अकाउंट में, आपकी पत्नी के अकाउंट में कभी कोई पैसा गया ही नहीं हो, तब तो आप ये बात कह सकते हैं, या फिर आपने सब कुछ करते हुए कागज का एक भी, जो कह सकते हैं कि लूप होल आपने नहीं छोड़ा। आपके सीए ने, आपके वकील ने ये बता दिया कि भाई किसी भी कीमत पे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, हमने जो काम किया है वो बिल्कुल क्लीन काम किया है। यही दो स्थिति हो सकती है। तो उनको तो जवाब ये देना चाहिए कि हमारा कोयला घोटाले से कोई लेना देना नहीं, अनूप मांझी से कोई लेना देना नहीं है। उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई जो बैंक अकाउंट्स के बारे में एजेंसीज दावा कर रही हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे गए, आप पब्लिक कीजिए कि भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं, आपने कौन सी इंडस्ट्री लगाई है, कौन सा आप बिजनेस करते हैं कि जहाँ से इतनी कमाई होती है करोड़ों करोड़ों रुपए। तो ये तो जब बात पब्लिक लाइफ में प्योरिटी की है कि हम बहुत ही ईमानदार हैं, तो इन सब सवालों को तो जवाब देना होगा। लेकिन ये तो जो उन्होंने कही बात, ये तो फिल्मी डायलॉग है। इलेक्शन के दौरान भी कह रहे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की बाहुबली सरकार है, ये एन मौके पे एक्शन लेने में पीछे हट जाती है, डर जाती है। हकीकत यही है कि ये जो है हर बार, भाई देखिए बंगाल में इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, इतने लोगों की मौत हो गई। चुनाव जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पे बिल्कुल जो कह सकते हैं कि मौत का नंगा नाच खेल रही थी, आपने 356 लगाने में चूक कर दी। इसी तरीके से इस कोयला घोटाले के केस में यह मसला तो 2-3 साल से चल रहा है। आपने चुनाव से पहले एक्शन नहीं लिया कि भाई अगर एक्शन ले लेंगे तो फिर चुनाव में लोग कहेंगे कि भाई बदले की कार्रवाई है, मामला डाइल्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आदर तो आप और अपने एजेंसी, ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, आदर तो आप इस तरह के आरोप न लगाएं, और अगर आरोप लगाते हैं, आपके पास सबूत है, साक्ष्य है, देश की जनता ये चाहती है कि त्वरित कार्रवाई हो, इमीडिएट एक्शन। लोगों के पास अब पेशेंस नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें जो हैं घसीटते रहें और उसमें न कोई गिरफ्तारी हो, न कोई पकड़ा जाए, कहीं कुछ होता ही नहीं हो। तो ये जो ईडी की जो कार्रवाई चल रही, जो पूछताछ जो चल रही है, इसमें सबूतों का तो अंबार है ही। देखना ये है कि ये एजेंसियां सिर्फ पूछताछ करके खाना पूर्ति करती है या फिर कोई वाकई एक्शन लेती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।